वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम समाप्त कर चुके थे यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। और यूनिट नंबर फर्स्ट के बाद हालांकि यूनिट नंबर सेकंड पढ़नी चाहिए, लेकिन यूनिट नंबर सेकंड में कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काम आने वाली है। चूँकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है ही, इस वजह से हम पहले यूनिट नंबर सेकंड को ड्रॉप करके पहले पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसह संयोजक यौगिक। अब देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किस प्रकार के कंपाउंड हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी इकाइयाँ इनमें पाई जाती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है क्या? क्या कोऑर्डिनेशन शब्द और कहीं भी आता है? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन शब्द की बात करें तो कोऑर्डिनेशन शब्द का हिंदी अर्थ होता है उपसह संयोजक। उपसह संयोजक, और आपने पढ़ा होगा उपसह संयोजक बंध। तो स्पष्ट है कि इस कंपाउंड में बॉन्ड तो कौन सा पाने जाने वाला है? उपसह संयोजक बंध पाया जाने वाला है। कौन सा बंध पाया जाने वाला है? उपसह संयोजक बंध पाया जाने वाला है। इसकी यदि बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु अथवा आयन ऋणावेशित या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। वे यौगिक उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल या धातु अथवा आयन, धातु हो सकता है वो धातु, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक काम कीजिए, जिनमें धातु परमाणु, आयन को हटा दीजिए, जिनमें धातु परमाणु ऋणावेशित या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या? उपसह संयोजक यौगिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तो है धातु, जैसे हम डिनोट करते हैं एम से, मेटल। दूसरा है ऋणावेशित आयन या लोन पेयर युक्त आयन। हम जानते हैं धातु की अगर बात करें तो धातु में कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं? मोस्टली धातुओं में पाए जाते हैं डी ऑर्बिटल। यदि संक्रमण धातुओं की बात की जाए तो संक्रमण धातुओं में मोस्टली पाए जाते हैं डी ऑर्बिटल। और हम जानते हैं संक्रमण धातुओं में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, खाली डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं स्कैंडियम का ही उदाहरण ले लूं। स्कैंडियम 21 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आर्गन 18 4s2 3d1 होता है। दैट्स क्लियर। यदि मैं डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करूं तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं। इन 5 ऑर्बिटल में से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज कर दिया। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया तो क्या हमारे पास 4 डी ऑर्बिटल खाली है? क्या हमारे पास 4 डी ऑर्बिटल खाली है? और यही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो सीधी सी बात है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो खाली है। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती तो खाली क्यों होते? ठीक है। और आपने देखा भी होगा मेटल पॉजिटिव चार्ज युक्त होती है। मेटल का जो कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे हम बात करें Sc2O3 की, तो इसमें Sc पाया जाता है कौन सी स्टेट में? +3 स्टेट में। मेटल पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है जो कंपाउंड में होता है, ठीक है।
कंपाउंड में जो स्कैंडियम है वो +3 के रूप में है, इसका मतलब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से भी दिख जाती है कि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल या खाली d कक्षक उपलब्ध होते हैं। जब इनके पास खाली d कक्षक हैं और चूंकि ये कंपाउंड ऋणावेशित आयन या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु से जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच से मतलब है इलेक्ट्रॉन के रूप में अमीर हैं। अमीर मतलब इन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं। इस वजह से ये इस धातु को क्या दे सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन लेना है, इसे इलेक्ट्रॉन देना है। जब इसको लेना है, इसको देना है, तो ये आसानी से दे देगा। देगा कि नहीं देगा? आसानी से दे देगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटल लिगेंड बॉन्ड, धातु लिगेंड बंधन। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज युक्त आयन या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु था, इसे कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। ये जो लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली कक्षक में दे देगा, और जब ये मेटल के खाली कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बन जाएगा? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यदि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन दोनों का साझा होता, दैट्स कोवेलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, मेटल का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटल के तो खाली कक्षक हैं, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। केवल इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस वजह से मैंने परिभाषा में बोला है कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु ऋणावेशित या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु के साथ उपसह संयोजक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे परमाणु कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। चूंकि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? उपसह संयोजक बॉन्ड पाया जाता है। इन यौगिकों की बात की जाए तो मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ जाते हैं किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के माध्यम से। अब ये लिगेंड क्या है? तो हमने देखा कि लिगेंड एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जा रही है। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से किसको दे देती है? मेटल को दे देती है, धातु को दे देती है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन धातु को दे देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? मेटल को। यदि इसकी परिभाषा लिखनी है तो कोई भी ऐसा ऋणायन या उदासीन अणु जिसके पास लोन पेयर पाए जाए, ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऋणायन या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को देने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। मैंने इस चीज़ से आपको परिभाषा यहाँ समझाई थी, उसी चीज़ को वापस से एक लैंग्वेज में ढाल के बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा ऋणायन या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे सकता है? धातु के खाली डी कक्षकों में दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। वो ऋणावेशित आयन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? लोन पेयर युक्त उदासीन अणु भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए तो NH3 के पास क्या पाया जा रहा है? लोन पेयर पाया जा रहा है। और NH2- इसके पास क्या पाया जा रहा है? ऋणावेश पाया जा रहा है, ऋणायन पाया जा रहा है। दोनों ही लिगेंड हैं। एक के पास क्या है? ऋणावेश है, और दूसरे के पास क्या है? लोन पेयर युक्त उदासीन अणु है। तो यहाँ पर हमारे पास उपसह संयोजक बनने के लिए दो सामान्य शर्तें आई। पहली बात तो धातु के पास खाली डी कक्षक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? धातु के पास खाली डी कक्षक होने चाहिए। यदि धातु के पास खाली डी कक्षक है तभी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। दूसरी बात, लिगेंड इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है, इस वजह से वह अपने इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। यदि कोऑर्डिनेशन यौगिक की मैं एक एग्जांपल दूं तो ये देखिए FeCN6 4-, ये एग्जाम्पल है।
FeCN6 4 माइनस, किसका एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये क्या है, मेटल या धातु है। ये क्या है, Cn माइनस लिगेंड है। क्या है, Cn माइनस लिगेंड है। यहाँ पर सीधे 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। तो ये जो 6 है इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, मेटल आयन जितने लिगेंडों से अपनों चारों तरफ से घिरा हुआ है वही संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो आपका मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन जितने लिगेंडों से अपने चारों तरफ से घिरा हुआ है वह लिगेंडों की संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। यदि यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि Fe मेटल 6 Cn लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे अपन कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, इसी प्रकार से NiCN4 2 माइनस, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, 4। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, क्योंकि Ni मेटल 4 Cn लिगेंडों से घिरी हुई है। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो उपसह संयोजक यौगिक हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात की जाए तो हमारे और पादपों के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है रक्त और पादपों का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है क्लोरोफिल। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि यदि हमारे अंदर खून नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे और पादप के अंदर यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात की जाए तो रक्त, जिसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन Fe मेटल का उपसह संयोजक यौगिक है। ये जो हीमोग्लोबिन है यह किसका उपसह संयोजक यौगिक है, यह Fe मेटल का उपसह संयोजक यौगिक है। और यदि बात की जाए क्लोरोफिल की तो क्लोरोफिल Mg मैग्नीशियम मेटल का क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है। कहने का मतलब उपसह संयोजक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, बहुत महत्व होता है। ठीक है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने कैसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार का योगात्मक कंपाउंड है, योगात्मक यौगिक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट योगात्मक यौगिक की। योगात्मक यौगिक जिसे हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या बोला है, एडिशन कंपाउंड बोला है। सबसे पहली बात, एडिशन कंपाउंड नाम से स्पष्ट है, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं, हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिक मिलकर क्या करें, किसी नए यौगिक का निर्माण करें, उसे कहते हैं हम योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है द्युक लवण। कौन सा होता है, द्युक लवण। और दूसरा होता है उपसह संयोजक लवण। ठीक है, द्युक लवण या द्युक कंपाउंड जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, द्युक लवण को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी साल्ट और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है, योगात्मक यौगिक किन्हें कहा, ऐसे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिक मिलकर किसका निर्माण करें, नए यौगिक का निर्माण करें, उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एडिशन कंपाउंड इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहला है द्युक लवण जिसे हम कहते हैं बाइनरी साल्ट और सेकंड है आपका उपसह संयोजक लवण जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन साल्ट। सबसे पहले यदि बात की जाए बाइनरी साल्ट की, बाइनरी साल्ट या क्या कह सकते हैं हम द्युक लवण,
यदि द्युक लवण की बात की जाए तो द्युक लवण में भी वही काम होगा जो योगात्मक यौगिक में होता है, क्योंकि ये इसी के प्रकार है। इसमें भी दो या दो से अधिक यौगिक मिलेंगे और आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे, जिसे कहेंगे हम द्युक यौगिक। क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। बाइनरी कंपाउंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये कंपाउंड क्या करते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जब ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो गए तो उसके बाद आयनित होने के बाद हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा कंपाउंड था। इस वजह से ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जलीय विलयन में जो बाइनरी साल्ट हैं ये पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे और पूरी तरह से आयनित होकर जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, ये तीन प्रकार के कंपाउंड हैं। कौन कौन से कंपाउंड है? K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, ये तीन तरह के कंपाउंड हैं। तीन तरह के कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद यौगिक बनाते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये जो एडिशन कंपाउंड थे इनमें क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या थी कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर अपनी पहचान खो देंगे। यहाँ हमने क्या किया, तीन तरह के कंपाउंड लिए। एक तो लिया पोटेशियम सल्फेट, एक लिया एल्यूमिनियम सल्फेट और तीसरा लिया जल। तीनों को आपस में रिएक्ट कराया, इन दोनों का जलीय विलयन बनाया। रिएक्ट कराने के बाद हमारे पास ये जो साल्ट आया है इसे बोला जाता है फिटकरी। क्या बोलते हैं इसे? हम फिटकरी बोलते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या है। तो फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? फिटकरी का। अब परिभाषा में क्या बोला है कि यदि इस फिटकरी को जलीय विलयन में घोल दिया जाए, जलीय विलयन में पटक दिया जाए, तो यह जो द्युक लवण बना है, द्युक कंपाउंड बना है, यह कंपाउंड पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण रूप से आयनित से मतलब है इस कंपाउंड के 2K प्लस SO4 2 माइनस 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, इस प्रकार से अलग अलग आयन बन जाएंगे। और यदि आप इनका प्रयोगशाला में टेस्ट भी करोगे तो प्रत्येक आयन अपना टेस्ट देता है, अपना परीक्षण देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइनरी साल्ट हैं ये जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो गए और आयनित होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी पहचान खो दी, क्योंकि अब ये यौगिक के रूप में नहीं रहा, अब किसके रूप में हो गया, ये आयनों के रूप में हो चुका है। इसलिए इसने क्या किया, अपनी जलीय विलयन में पहचान खो दी। एक और एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये तीनों यौगिक हमने मिलाए, KCl और MgCl2 का जलीय विलयन बनाया और जलीय विलयन बनने के बाद हम जानते हैं कि द्युक लवण में बाइनरी कंपाउंड में बीच में क्या लग जाता है, डॉट लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपके पास यौगिक बन गया। इस यौगिक को कहा जाता है कार्नेलाइट। क्या कहा जाता है? कार्नेलाइट कहा जाता है। ये यौगिक है कार्नेलाइट। यदि इस यौगिक को भी जलीय विलयन में विलयित किया जाए, घोला जाए, तो यहाँ पर भी अलग अलग आयन प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग आयन प्राप्त हो जाते हैं और प्रत्येक आयन का हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड होगा, बाइनरी कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? बाइनरी कंपाउंड होगा। सेकंड नंबर का जो कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक लवण या कोऑर्डिनेशन साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि इसके बारे में शॉर्ट में तो बता चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु किसी ऋणायन
अथवा लोन पेयर युक्त उदासीन अणु से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक कंपाउंड कहलाते हैं। यदि इनकी बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, और इनसे मिलकर क्या बना? K4FeCN6, ये यौगिक बना हमारे सामने। ठीक है, 4KCN पोटेशियम साइनाइड और FeCN2 ने क्या किया? रिएक्ट किया, ये 4KCN K4 के रूप में। उसके बाद FeCN2 और 4CN ने मिलकर क्या बना लिया? ये बना लिया एक कोऑर्डिनेशन साल्ट। क्या बना लिया? कोऑर्डिनेशन साल्ट बना लिया। यदि इस कोऑर्डिनेशन साल्ट की बात की जाए तो इसमें कौन सी मेटल है? Fe तो क्या है? मेटल, और Cn क्या है? लिगेंड है। क्या है? Cn लिगेंड है। और यदि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, क्योंकि Fe मेटल 6 Cn साइनाइड लिगेंडों से घिरी हुई है। कौन सा लिगेंड? Cn माइनस साइनाइड लिगेंड। ठीक है, उनसे घिरा हुआ है। और हमने अभी अभी बोला कि जब कोई मेटल जितने लिगेंडों से घिरी हुई रहती है उसे कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। इस वजह से इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? 6। ठीक है, ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन साल्ट है जिसमें मेटल और लिगेंड पाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या देखा गया कि यदि इस कोऑर्डिनेशन साल्ट को जलीय विलयन में घोला जाए, क्या घोला जाए? इसको यदि जलीय विलयन में घोला जाए तो ये देता है 4K प्लस FeCN6, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर Fe और Cn अलग अलग नहीं हुए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन संख्या जो यौगिक हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। वे अपनी पहचान समाप्त नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अपनी पहचान समाप्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपको दो तरह के आयन प्राप्त हो रहे हैं, K प्लस और ये, तो इनके माध्यम से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड होगा। ये जो कम से कम इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स जलीय विलयन में अपनी पहचान को समाप्त नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि इसको जलीय विलयन में घोला गया तो इसमें Fe और Cn माइनस आयन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि इनका लैब में परीक्षण भी किया जाए तो आप ये नहीं बता सकते परीक्षण करने के बाद कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe मेटल है या नहीं है। केवल आप Fe का परीक्षण नहीं कर सकते, केवल आप Cn माइनस का परीक्षण नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग आयन का परीक्षण नहीं कर सकते। उस परीक्षण से क्या स्पष्ट होता है? जब परीक्षण नहीं कर सकते इसका मतलब ये आयन अलग अलग नहीं हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जलीय विलयन में यदि घोलें तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे और जलीय विलयन में अपनी पहचान को समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है। ठीक है, अब देखिए दो तरह के हमने कंपाउंड पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया बाइनरी साल्ट जिसे हमने बोला द्युक लवण, और दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा पढ़ा है उपसह संयोजक लवण। क्या पढ़ा? उपसह संयोजक लवण पढ़ा है। द्युक लवण किसे बोला? ऐसे कंपाउंड जो कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तथा जलीय विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके द्युक लवण कहलाएंगे। इसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, जिसे हमने क्या बोला था? जिसे हमने बोला था फिटकरी। फिटकरी को यदि घोला गया तो उसका एक एक आयन अलग अलग हो गया, और यदि लैब में उसका परीक्षण किया जाए तो आप उसका प्रत्येक आयन अलग अलग परीक्षण देता है। ठीक है, इसलिए वह यौगिक कौन सा होगा? आपका द्युक लवण, और वे जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। यदि उपसह संयोजक यौगिक की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको बताया कि जब कोई मेटल लिगेंड के द्वारा उपसह संयोजक बंध से जुड़ी हुई रहती है उसे कहते हैं अपन उपसह संयोजक यौगिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यदि इसको जलीय विलयन में घुला जाए तो 4K प्लस और ये वाला आयन प्राप्त हो जाता है।
इसमें Fe का और Cn का अलग से परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए जलीय विलयन में अपनी पहचान को नहीं खोते, केवल पूरे कॉम्प्लेक्स का ही परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया बाइनरी साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट में क्या क्या अंतर है, कौन कौन से डिफरेंस है। सबसे पहले अंतर की बात की जाए तो बाइनरी साल्ट में पाया जाता है कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बाइनरी साल्ट में पाया जाता है आयोनिक बॉन्ड, और उपसहसंयोजक जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में क्या पाया जाता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखते हैं। सबसे पहले इधर लिख देते हैं अपन बाइनरी साल्ट और इधर लिख दिया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखना है हमको। सबसे पहले बात करें बाइनरी साल्ट की, तो बाइनरी साल्ट में सबसे पहली बात कि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। यदि बाइनरी साल्ट को जलीय विलयन में घोला जाए तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। और पूर्ण रूप से आयनित होने के कारण क्या होगा, इनके एक एक आयन का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उपसहसंयोजक यौगिक की, तो इस कंपाउंड की बात की जाए तो ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। ठीक है, कोवलेंट जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे और बाइनरी साल्ट पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, इसलिए दूसरी बात करें तो ये जलीय विलयन में कौन से बाइनरी साल्ट जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। और यदि बात करें किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, जलीय विलयन क्या करते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। दूसरी बात, बाइनरी साल्ट की बात की जाए तो इनमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बंध पाया जाता है, इनमें पाया जाता है आयनिक बंध। और यदि जलीय विलयन में घोला जाए तो एक एक आयन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और यदि बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उपसहसंयोजक यौगिक की, तो इनमें पाया जाता है उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें इन दोनों में अंतर की, तो सबसे पहली बात बाइनरी साल्ट का जो हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा था, फिटकरी। फिटकरी में हमने एक एक आयन को अलग अलग कर दिया और एक एक आयन का परीक्षण कर लिया। इसका मतलब यहाँ प्रत्येक आयन का अलग से परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक आयन का परीक्षण नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया था FeCN6, इसमें से आप Fe और Cn को अलग अलग नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप Fe को और Cn को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अब यदि इन दोनों की बात की जाए तो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो बाइनरी साल्ट है, इस बाइनरी साल्ट में एक से अधिक कैटायन व एनायन पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उनमें केवल एक तो पाया जाता है कैटायन और केवल एक ही पाया जाता है एनायन। ठीक है, केवल एक ही कैटायन और एक ही एनायन पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है, हम बाइनरी साल्ट यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक को एक ही मान लेते हैं। तो देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस, बाइनरी साल्ट की बात करें तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और इसके प्रत्येक आयन का हम प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहला अंतर क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। सेकंड अंतर की बात करें तो ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देता है। जब इसने अलग अलग आयन बना लिए तो हम उन आयनों के आधार पर ये पता नहीं लगा सकते कि स्टार्टिंग कंपाउंड क्या था। इस वजह से ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये जलीय विलयन में अपनी पहचान नहीं खोता, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या जो बड़ा कोष्ठक में बंद स्पेयर था वो तो ज्यों की त्यों बना रहता है। उसमें से आप Fe और Cn का परीक्षण नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रत्येक आयन का बाइनरी साल्ट में परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक आयन का परीक्षण नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिखा हुआ है FeCN का होल 6, इसमें से आप Fe और Cn दोनों आयनों को अलग अलग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कि बाइनरी साल्ट में एक से अधिक कैटायन और एक से अधिक एनायन हो सकते हैं। बाइनरी साल्ट की बात की जाए तो इसमें एक से अधिक कैटायन और एक से अधिक एनायन हो सकते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में केवल एक कैटायन और एक एनायन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बाइनरी साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों को देखा। कहने का मतलब हमने एडिशन कंपाउंड को देखा। कल की क्लास से हम आगे ये जो आपकी यूनिट है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।